चलो, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या कहा था कि उससे कर्नल खुल्लर पूछते हैं कि तुम वापस जाना चाहोगी, तो क्या कहती है? नहीं। आगे देखिए, कहते हैं कि जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थी। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे सारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। इसमें क्या है जानते हैं? इस पैराग्राफ में वही, जब वो साउथ पोल पहुंचती हैं तो अकेली रह जाती है ना। क्यों? बाकी वो जो बाकी 3 घायल हुए थे, 4 वो कहाँ गए थे? नीचे वाले कैंप। अब यहाँ अकेले बैठी हैं और इनका मिशन क्या है? एवरेस्ट पे चढ़ना। और 7900 मीटर चढ़ चुकी हैं, तो कुछ ही बाकी है। अब उसके लिए इनको क्या करना है भाई? अब चूंकि इनको आराम करना है, चूंकि चोट थोड़ी बहुत तो इनको भी आई है, ये हताहत तो हुई है। भले इनको सर न फूटा हो, पैर न टूटा हो, लेकिन हताहत तो हुई, क्योंकि बताती है ना कि ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से कोई बर्फ का गोला कुचलते हुए जा रहा है, तो आदमी हताहत तो होता ही है। अब उसकी तैयारी कर रही है, किसकी? मुझे आगे चढ़ना है। और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी उसको उन्होंने बस लिख भर दिया है। आगे देखें कि इसको समझा दे। बिस्सा व्यक्ति का नाम है। बिस्सा क्या है? हाँ, मीनू लड़की का नाम है। दोपहर बाद मैंने जब अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया, मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। देखो, वो मीनू और जय को इंतजार कर रही थी, वो पीछे थी। ठीक, अब यहाँ क्या होता है कि अब लगता है कि अब मुझे आगे चढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो कुछ चीजें इनके पास नहीं थी। थर्मस में जूस भरना था, दूसरे को चाय में रखना, चाय उसमें भरना था। तो बर्फीली जगह है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो कहते हैं कि जब मैं अपने तंबू से बाहर निकलती हूँ, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे होती है? क्यों मीनू को उनके साथ जाना था और मीनू पीछे रह गया था। अभी 2 बचे हैं, कौन कौन? की और जय। सर वो थर्मस में मतलब गर्म चाय और जूस भरने नीचे जा रही थी। बिल्कुल, वहाँ कहाँ बनाएंगे? मतलब ये ऊपर लिखा है ना कि इकट्ठे। ये यहाँ क्या लिखा है? बहुत ज्यादा नीचे। देखो, 3-4 कैंप बनते हैं ना। एक कैंप होता है कि जहाँ आपका इलाज होगा, और एक आपका स्टॉपेज पॉइंट होगा। समझ रहे हैं? जैसे रेंज में सर क्या हेलीकॉप्टर से सर वो स्टॉप वाले ऊपर ले जाते होंगे। जैसे ही मैं कैंप, ये तो हो गया। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह भी पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। अब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे गई तो पहले जय से मिली, और जय ने मना किया कि, लेकिन ये नहीं मानी क्योंकि उनको की से मिलना था। अब की इनको देख के हक्का बक्का रह गया कि अरे सबका पैर टूट गया, इनका कैसे बच गया? भाई इतनी बड़ी घटना घटी, सब लोग मातहत हुए, घायल हुए, तो वे कह रहे कि देख के हक्का बक्का हो गया। कहती कि फिर कहता कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? जानती हो कि रास्ता खराब है, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। ठीक, इसमें कुछ समझाना तो है। हाँ सर, बिस्सा क्या होता है? क्या? बिस्सा? बिस्सा बेटा एक जाति होती है। ठीक, वो बिरसा अलग है, वो झारखंड तुम बता रहे हो ना? ठीक, इसमें कुछ बताना नहीं, मुझे लगता है कि बता दें। समझ गए सर, समझ गया।
थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बीसा हमें मिलने नीचे उतर आए और अब हम साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। एक इसमें पॉइंट नोट कर लेना कि पृथ्वी पर अधिक कठोर जगह क्या बोला जाता है, साउथ कोल। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे पे तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अब जो वर्णन चल रहा है ना, वो पर्वत पे चढ़ने का वर्णन है कि किस प्रकार से उनकी गतिविधियां दिन पर दिन हो रही थी। खाना कम खा रही थी, बर्फ पिघला के चाय समझ रहे हैं ना, क्योंकि पानी तो मिलेगा नहीं तो आग जला के बर्फ पिघला के चाय बना रही थी। सर लेकिन सर इतना ठंडा पानी पिघला के गर्म पिघल जाता है बेटा। कभी कभी आप इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हो, जब कभी आप दूध का पैकेट लाते होगे तो जम गया होता है, तो फिर उसको अगर आप रखें तो हो जाता है। कहते अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा उसे प्रयास को छोड़ देना था। अंगदोरजी जो था, एवरेस्ट की एक विशेषता होती है कि अगर आप चढ़ाई करते हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना होता है। अंगदोरजी था वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाता था, तो जब बिना ऑक्सीजन के आप साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगी ना, सांस लेने में तकलीफ होगी, आप जल्दी थक जाएंगे, तो आप ठंडे जल्दी पड़ सकते हैं। ठंडे मतलब या तो आपकी मृत्यु हो जाए या तो आपको ठंडिया क्या हो तेजी से लगने लगे, बदन नीला पड़ जाता है। हाँ, और वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप में नहीं जाना चाहता था। तो या तो वो ऊंचाई पर चढ़ ले या तो छोड़ दे प्रयास को। कौन? अंगदोरजी। हाँ बताओ सर, जब उसको पता था कि ऊपर जाने से उसके पैर वगैरह ठंडे हो जाते तो उसको फिर ऑक्सीजन का वो क्यों मिलेगा? उस समय हम लोग वहाँ नहीं थे उसको समझा सके। था उसका, मैं बिना उसके चलूंगा क्या बताऊं? कुछ लोगों की बेटा देखो विल पावर मैंने कल बताया था, वो उनकी इच्छा शक्ति होती है। जैसे होता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में कसम खा के बैठते हैं कि हमको आए चाहे ना आए हम नकल नहीं मारेंगे। अब कुछ कसम खा के बैठते हैं कि हम नकल से ही पास होंगे। तो कसम 2 प्रकार की खाई जाती है। चाहे पेपर उसको पूरा आता हो, चाहे पेपर उसको पूरा आता हो, तो ऐसा व्यक्ति नकल मारेगा ही नहीं। ठीक है, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का, अब इसको ऑन करना होगा, ठीक है ना, उसके लौट कर आने का जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब देखो इस पैराग्राफ में अंगदोरजी की विशेषता बता रहे हैं कि वो शिखर पर चढ़ने के लिए एकदम प्रतिबद्ध था कि मुझे चढ़ना ही चढ़ना है, और पूछता भी है कि मेरे साथ चलोगी। बछेंद्री से पूछता है कि मेरे साथ आपको चलना है। इतना बड़ा प्रतिबद्ध व्यक्ति था वो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगातार चढ़ता जा रहा है। समझ गए? कहती है कि उसको मुझे उस पर विश्वास था। किस पर विश्वास था? अब क्यों? क्योंकि वो अपने काम के प्रति कर्मठ था। जो काम ठान लेता था वो करके ही रहता था। श्रम साध्य मतलब किसी भी काम को साधना, बलपूर्वक, श्रम साध्य माने श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा किसी काम को करना। सुबह 6:30 बजे, 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने ऊपर उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। अब देखिए साउथ पोल से वो बाहर लोग आ गए, तो भाई अब देखो कभी कभी होता है ना कि पर्वतों पर भी हल्की फुल्की सवेरे सवेरे धूप निकल जाती है, तो इनको हो सकता है हवा अच्छी लग रही हो,
तो ये लोग अपने कैंप में आ गए थे। हमने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। क्या बेटा? आरोही उपस्कर। आरोही माने चढ़ने वाला, उपस्कर माने जहां वो रुकते होंगे। पूरा शब्द पढ़ो, आरोही। ठीक। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। देखो, अपने पाठ के शुरू में बताया था कि जो टेक्नीशियन था उसने बताया था कि रस्सी कहाँ बांधनी है ना, ठीक है। तो अब ये जो दोनों थे, बछेंद्री और अंगदोर्जी, ये रस्सी की मदद से ऊपर नहीं चढ़ रहे थे। ये कैसे चढ़ रहे थे? बिना रस्सी। ठीक। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों को हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। अब देखो, बर्फ की चट्टानें हैं तो बर्फ की चट्टानों पर चलना बड़ा कठिन काम होता है ना। और बछेंद्री पाल के रास्ते में ये बर्फ आड़े आ रही थी, तो कुछ ऐसी भी जगहें मिले जहां इनको स्वयं से बर्फ काटनी पड़ती थी। बात समझ रहे हैं भाई? अब आप दो ही लोग जा रहे हैं, आपके साथ संपूर्ण सामान है, तो अब दल तो नीचे है जो रास्ता साफ करने वाला था, उन्होंने 6000 तक रास्ता साफ कर दिया था, आधे रास्ते लोगों साफ कर दिए। कहते कि ऐसे मुझे फावड़े तो समझते हैं ना आप लोग, धरती हाँ, खुदाई करने का एक औजार होता है, गांव में उसको लोग फरसा वगैरह बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि उस फावड़े का मतलब उनको फावड़ा इस तरह से चलाना पड़ा जैसे धरती से दांत काट रहे हैं। धरती के फावड़े में दांत होता है, तो उसको अब उस फावड़ा से चला रहे हैं तो क्या काटेगा? बर्फ ही तो काटेगा। लेकिन कहने की बर्फ इतना करो था कि फावड़े के दांत दिक्कत कर जा रहे थे। जाहिर सी बात है, तुम मत तोड़ना। इंजीनियर बहुत सही ट्रिक बताया है। अरे भाई क्या ये तो हमको भी नहीं पता था। सर दरवाजे के पीछे रख के अरे बाप रे बाप। मेरी मम्मी जब साबुन वगैरह बड़ा वाला लेके आती दरवाजे के पीछे सो रही थी। चलो, यही देखो होता है, कुछ हमको सीखने को नया मिलता है। कुछ चीजें हम भी सीख गए भाई। अखरोट कहे तोड़ना, दांत का प्रयोग क्यों कौन करने जाए? भगवान ने 32 दांत दिया है, वो भी अगर टूट गया और पता लगा यही वाला टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बस करें कि और पढ़ा दें? सर ये वाला पैराग्राफ पढ़ा दीजिए। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, विशेष बातचीत है, क्यों आपस की बातचीत है। अब बस करते हैं, अगला वाला पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे। अब एक बार बता तुम लोग क्या इसमें दिक्कत है, आप लोग समझ लीजिए।